देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कंपाउंड्स का, आयनिक कंपाउंड्स या कोवलेंट कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स का, तो वो देखें जरा। देखिए, तो फंड ऑफ 1 मिनट्स केमिस्ट्री में आज हम पढ़ रहे हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, एक ही प्रॉब्लम ली है, जरा वो समझें। ये मैच करना है, कॉलम है, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट में कुछ स्पेसिस हैं और कॉलम सेकंड में बॉन्ड एसोसिएशन है, बॉन्ड एसोसिएट। ठीक है, मतलब कौन सा बॉन्ड है, बॉन्ड के नाम दिए हुए हैं, आयनिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड। तो हमारे पास स्पेसिस है डायमंड, डायमंड सॉलिड, वाटर सॉलिड यानी कि आइस इसे बोल सकते हैं, और CO2 सॉलिड। CO2 गैस नहीं है, CO2 सॉलिड है, जिसे क्या बोल देते हैं, ड्राई आइस, और सोडियम सॉलिड और NaCl सॉलिड। ठीक, तो इनमें आइडेंटिफाई करना, इधर क्या है स्पेसीज हैं और इधर क्या दे रखे हैं, टाइप ऑफ बॉन्ड्स दे रखे हैं, यानी कि बॉन्ड एसोसिएट, कौन से बॉन्ड एसोसिएट हो रहे हैं, इनमें ये हमें मैचिंग करनी है। जैसे आयनिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, वैन डर वाल्स फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। तो बात करें डायमंड, डायमंड क्या होता है, डायमंड में कार्बन कार्बन एटम के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड। तो डायमंड में क्या होता है, कार्बन 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 यानी कि एक एटॉमिक सॉलिड होता है, इसे क्या बोलते हैं, एटॉमिक सॉलिड। और इसमें कौन सा एटम इन्वॉल्व होता है, कार्बन एटम, और वो आपस में किससे जुड़े होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, तो ये जो डायमंड है वो किससे मैच कर जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड से। तो अगर हम बात करें इसकी मैचिंग की, तो ये, तो इस केस में क्या हो गया, जो ए है यानी कि जो डायमंड है वो किससे मैच कर जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड से। क्लियर। बात करें वाटर, वाटर सॉलिड, वाटर सॉलिड यानी कि आइस। ठीक है, तो वाटर सॉलिड क्या होता है, जब वाटर के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से अटैच होते हैं, किसकी वजह से, वाटर मॉलिक्यूल। देखिए, दो मॉलिक्यूल आपस में अटैच होते हैं जनरली वैन डर वाल्स फोर्स से। यहाँ पे वाटर है, ये किससे अटैच होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो वाटर वाटर मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो ये आपस में एसोसिएट होते हैं किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे जो वाटर है, वाटर आइस में कौन सा बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर होगी बात। तो बी किससे मिल जाएगा, एस से। बात करें CO2, CO2 सॉलिड, ये CO2 मॉलिक्यूल है, और CO2 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती नहीं, क्योंकि O एटम तो है मगर O से जुड़ने वाला H नहीं है। देखिए, वाटर में O था, O से जुड़ने वाला H था, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती थी। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, तो बस एक ही तरीका बचा कि ये पूरा मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है तो दो मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, वैन डर वाल्स फोर्स। ठीक है, तो ये CO2 मॉलिक्यूल आइस फॉर्म में भी किस में जुड़े होंगे, यानी कि ड्राई आइस यानी कि CO2 सॉलिड फॉर्म में होगा, कब, जब CO2 मॉलिक्यूल आपस में वैन डर वाल्स फोर्स से जुड़े होंगे। तो इनके बीच में जो बॉन्ड एसोसिएट होगा वो कौन सा होगा, वैन डर वाल्स फोर्स। बात करें सोडियम, सोडियम सॉलिड, सोडियम सॉलिड क्या है, ये एक मेटल है, तो मेटल मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा, मेटेलिक बॉन्ड। बात करें NaCl, NaCl क्या है, एक आयनिक सॉलिड है, और ये क्या होगा, आयनिक सॉलिड, तो Na प्लस और Cl माइनस के बीच में कौन सा बॉन्ड बना होता है, आयनिक बॉन्ड। तो ये किससे मैच कर जाएगा, आयनिक बॉन्ड से। ठीक है, क्लियर होगी बात। चलिए, अब जरा एक ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें मेटेलिक बॉन्ड की, मेल्टिंग पॉइंट की, मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर इसमें देखें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, इसे वैसे भी आपको ध्यान रखिए। तो देखिए, CO2 से ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है किसका, CO2 से ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है वाटर का। रीजन क्या है, क्योंकि ये किससे जुड़े होते हैं, वीक वैन डर वाल्स फोर्स से, और वैन डर वाल्स फोर्स से थोड़ा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है कौन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात देखूं किसकी, CO2 सॉलिड की, तो CO2 सॉलिड से ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा किसका, H2O सॉलिड का। मतलब कह सकते हैं ड्राई आइस से ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा किसका, नॉर्मल आइस का। और इन दोनों से ज़्यादा होगा किसका, Na का, क्योंकि ये क्या है, मेटेलिक बॉन्ड है। तो अगर हम बात करें, ये वीक बॉन्ड होते हैं, ये वीक फोर्स होते हैं कौन, वैन डर वाल्स फोर्स, और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, वीक होते हैं। मेटेलिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ये सब क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। तो फिर ये दोनों क्या होंगे, तो सबसे वीक बॉन्ड तो हो गया वैन डर वाल्स फोर्स, उससे थोड़ा स्ट्रांग हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इससे ज़्यादा मेटेलिक बॉन्ड हो गया किसका, तो आइस सॉलिड से या CO2 सॉलिड से ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा किसका, वाटर आइस का। ठीक है, और उससे ज़्यादा हो जाएगा Na का, क्योंकि इसमें क्या हो गया, मेटेलिक बॉन्ड। ठीक, मेटल क्या बनाएंगे, मेटेलिक बॉन्ड। उससे भी ज़्यादा हो गया ये आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कोवलेंट बॉन्ड से ज़्यादा होता है, मगर ध्यान दीजिए क्या होगा, अगर एटॉमिक सॉलिड हो, डायमंड क्या है, एटम एटम से मिलकर बना हुआ है, और एटम एटम से मिलकर बना है, तो यहां पे क्या कर लेते हैं, ये स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, किसकी वजह से, लार्ज स्टेबल, इसमें क्या होता है, लार्ज स्टेबल बॉन्ड बनता है, किसकी वजह से, एक तो सिमेट्रिकल 3 डायमेंशन नेटवर्क फोर्स की वजह से। ये क्या कर लेते हैं, मोर स्टेबल, ये मोर स्टेबल हो जाते हैं, और सिमेट्रिकल 3D नेटवर्क फोर्स इनमें लगता है, जो क्या कर देता है, इनके मेल्टिंग पॉइंट को वेरी 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 हाई कर देता है।
ठीक है। तो जनरली क्या होता है, जो आयनिक बॉन्ड होते हैं, आयनिक जो मॉलिक्यूल होंगे, उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है किससे, कोवलेंट से। मगर कुछ स्पेशल केस हैं, जैसे एटॉमिक सॉलिड है, तो एटॉमिक डायमंड क्या हो गया, एक एटॉमिक सॉलिड है, तो इस कोवलेंट बॉन्ड होगा, मगर क्या होता है, ये 3D नेटवर्क सॉलिड बन जाता है, इसमें एक फोर्स लग जाता है, इसे बोलते हैं 3D नेटवर्क फोर्स, और जो बहुत स्ट्रांग फोर्स होगा, और इसकी पूरी स्ट्रक्चर एकदम सिमेट्रिकल भी होती है। तो एक तो सिमेट्रिकल की वजह से और एक स्ट्रॉन्ग 3D नेटवर्क फोर्स बनने की वजह से ये क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड, यानी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी वेरी हाई हो जाता है। तो आप ध्यान रखें, अगर हम देखें तो अगर हम मोलिकुलर सॉलिड, ये क्या है, मोलिक्यूल सॉलिड है, यानी कि कोवलेंट सॉलिड एक तरीके से, तो मोलिकुलर सॉलिड से ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा किसका, मेटेलिक सॉलिड का, और मेटेलिक सॉलिड से ज़्यादा होगा आयनिक सॉलिड का, और आयनिक सॉलिड से भी ज़्यादा हो जाता है एटॉमिक सॉलिड, अगर एटम सेम एटम यानी कि एटम से मिलकर बना हुआ सॉलिड है। तो क्यों हो जाता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग 3D नेटवर्क फोर्स से अटैच हो जाते हैं। ठीक है, चलिए खैर बात करें मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल। ये कह रहा है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल और या नॉन मेटल कंपाउंड्स। तो मेटल मेल्टिंग पॉइंट हम देख रहे हैं मेटल या नॉन मेटल से मिलके बने हुए कंपाउंड्स का, मेटल से मिलके बना हुआ कंपाउंड हो या नॉन मेटल से। अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये जो ऑर्डर है मेल्टिंग पॉइंट का, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है, ये मोस्टली क्या है, बुकों में भी बहुत इसके गलत, रॉन्ग, करेक्ट यानी कि रॉन्ग ऑर्डर लिखे हुए हैं। तो इनसे बुकों से इस क्वेश्चन के आंसर से बचना आप, ठीक है। इसका एक बेहतरीन सा मैं आपको तरीका बता रहा हूं, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा अगर ये दो बातें आप ध्यान रख लोगे तो। दो नहीं, तीन बातें हैं, तीन बातें आप इनको ध्यान रखिए। देखिए, समझिए, मेरी बात सुनिए, क्या होगा अगर क्या है, देखिए अगर कोई आयनिक बॉन्ड है, दो टाइप की नेचर होती है, मैंने आपको बताया था किसमें, फजांस रूल्स में, पोलराइजेशन में, कि कोई भी बॉन्ड ना तो 100% आयनिक होता ना 100% कोवलेंट। ऐसे क्या है, कोई भी मॉलिक्यूल्स ना तो 100% आयनिक होगा ना 100% कोवलेंट होगा। किसी में कोवलेंट नेचर ज़्यादा हो जाती है तो उसे कोवलेंट बोल देते हैं, और किसी में आयनिक बॉन्ड नेचर ज़्यादा हो जाती है तो उसे आयनिक मॉलिक्यूल्स बोल देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे भी दो ऑर्डर होंगे। जनरली क्या होता है, जिसमें आयनिक नेचर ज़्यादा होगी तो उसमें क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है कोवलेंट नेचर वाले से। तो देखिए, अगर मेटेलिक नेचर है, मान लीजिए हमारे पास ऐसे 3 या 4 मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें आयनिक नेचर ज़्यादा है, मतलब वो आयनिक हैं, तो आयनिक के केस में हम क्या चेक करेंगे, लैटिस एनर्जी। तो आयनिक केस में क्या होता है, आयनिक के केस में अगर हमारे पास 3 आयनिक मॉलिक्यूल्स हैं तो उनमें अगर मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करना है तो वहां पे जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो कौन होगी, लैटिस एनर्जी होगी। और अगर कोवलेंट नेचर के हैं, हमारे पास 3 या 4 मॉलिक्यूल्स कोवलेंट नेचर के हैं, उनको आपस में हमें क्या करना है, कंपेयर करना है मेल्टिंग पॉइंट में, तो फिर वहां पे जो डोमिनेटिंग फैक्टर होगा वो कौन होगा, पोलराइजिंग पावर। जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी उतनी ज्यादा कोवलेंट नेचर होगी, और जितनी ज्यादा कोवलेंट नेचर होगी तो उतनी आयनिक नेचर क्या हो जाएगी, कम। आयनिक नेचर कम होने का मतलब मेल्टिंग पॉइंट भी कम, बॉइलिंग पॉइंट भी कम, सॉल्युबिलिटी भी कम। आगे बात समझ में कि नहीं। तो आपको सबसे पहले तो ये क्राइटेरिया रखना है कि जो मॉलिक्यूल्स हमें दे रखे हैं कंपेयर करने के लिए, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखने के लिए, वो आयनिक नेचर के हैं कि कोवलेंट नेचर के हैं। अगर आयनिक नेचर के हैं तो डोमिनेट फैक्टर रहेगा लैटिस एनर्जी, और अगर कोवलेंट नेचर के हैं तो डोमिनेटिंग फैक्टर रहेगी पोलराइजिंग पावर। ठीक है, लैटिस एनर्जी पे कैसे डिपेंड करेगा, अगर आयनिक नेचर के मॉलिक्यूल्स हैं तो डोमिनेट फैक्टर लैटिस एनर्जी होगा, और जिसकी लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, जितनी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी उतना मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। क्यों, क्योंकि लैटिस एनर्जी क्या थी, किसी भी क्रिस्टल को गैस आयंस में ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, मतलब उतना ज्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा उसे ब्रेक करने पे, यानी कि मेल्ट करने में या बॉइलिंग पॉइंट करने में। ठीक है, तो उसके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट उतने ही क्या हो जाएंगे, ज्यादा। अगर कोवलेंट नेचर में हुआ तो डोमिनेटिंग फैक्टर कौन होगा, पोलराइजिंग पावर। और पोलराइजिंग पावर पे कैसे वेरी करेगी, जैसे जैसे पोलराइजिंग पावर बढ़ती है वैसे वैसे कोवलेंट नेचर बढ़ता है, और कोवलेंट नेचर बढ़ने का मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएंगी, कम, क्योंकि आयनिक की ज्यादा होती है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, और कोवलेंट का क्या होता है, कम। चलिए, अब ये कैसे पहचानेंगे कि वो आयनिक नेचर का है कि कोवलेंट नेचर के हैं मॉलिक्यूल्स, तो उसके लिए मैं आपको एक फंडा बता रहा हूं। ठीक है, फंडा क्या है, ध्यान रखिए। ये मेरे पास क्या दे रखे हैं, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस और Cl प्लस, जो हमें मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, अगर उन मॉलिक्यूल्स में ये कैटायन इन्वॉल्व हो रहे हैं, कौन, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, Cl प्लस, ये कौन से कैटायन है, फर्स्ट एक ग्रुप के एलिमेंट हैं ये। फर्स्ट एक ग्रुप में से किसको छोड़ दिया है, बस Li को, Li बाहर है, Li नहीं है। ठीक है,
तो Li को अगर छोड़ दें तो फर्स्ट ग्रुप के जितने भी कैटायंस होंगे वो सब क्या करेंगे, आयनिक नेचर को शो करेंगे, यानी कि मॉलिक्यूल्स की क्या बढ़ाएंगे, वो मॉलिक्यूल्स को आयनिक नेचर का बनाएंगे, और आयनिक नेचर का बनाएंगे तो हम क्या देखेंगे, लैटिस एनर्जी से यानी कि क्या करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट चेक करेंगे। तो इस ध्यान रखना है। तो लैटिस एनर्जी कैसे पता चलेगा, जहां आयनिक नेचर है वहां लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट। मगर कैसे पता चलेगा कि आयनिक नेचर का है, तो अगर क्या है, फर्स्ट ग्रुप का कोई भी कैटायन अगर प्रेजेंट है किसको छोड़ के, Li को छोड़ के, या फिर दूसरा एनायन में क्या है, F माइनस हो या ऑक्साइड यानी कि फ्लोराइड हो, ऑक्साइड हो, नाइट्राइड हो और ये कार्बाइड, यानी कि F माइनस, O माइनस 2, N माइनस 3 और C माइनस 4 एंड साथ में H माइनस 4। ये 5 एनायन है। अगर ये एनायन इन्वॉल्व हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स में तो फिर वो आयनिक नेचर का है। या तो ये 4 कैटायन, इनमें से ये कैटायन अगर यूज हो रहे हैं कौन से, फर्स्ट ग्रुप के कैटायन किसको छोड़ के, Li को छोड़ के, अगर ये कैटायन यूज हो रहे हैं तो फिर वो क्या होगा, आयनिक नेचर का। या फिर इनमें से कोई सा भी एनायन यूज हो रहे हैं तो वो भी क्या होगा, आयनिक नेचर का। और आयनिक नेचर का होगा तो लैटिस एनर्जी से क्या होगा, कवर होगा। यस, छोड़िए बात खत्म करिए, सीधी सी बात रखिए कि हमारे पास जो क्रिस्टल है, हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो जो आयनिक मॉलिक्यूल जो भी कंपाउंड्स हैं, उन कंपाउंड में अगर कैटायन क्या है, फर्स्ट ग्रुप के कैटायन यूज हो रहे हैं Li को छोड़ के, या इनमें से कोई सा भी एनायन यूज हो रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, लैटिस एनर्जी फैक्टर डोमिनेट फैक्टर होगा, यानी कि लैटिस एनर्जी से पता चलेगा मेल्टिंग पॉइंट। जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा उसका आयनिक करैक्टर ज्यादा, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो इन्हें भी स्पेशली ध्यान रखना, F माइनस, O माइनस, F माइनस, O माइनस 2, N माइनस 3 और C माइनस 4 और एक H माइनस 1। क्लियर। दूसरा, अगर ये जो मैंने कैटायन और एनायन बताए हैं, इनके अलावा कोई और कैटायन या एनायन इन्वॉल्व हो रहा है तो समझ लीजिए वो कैसी नेचर का होगा, वो कोवलेंट नेचर का होगा। और कोवलेंट नेचर होगा तो मेल्टिंग पॉइंट किससे डिसाइड होगा, पोलराइजिंग पावर से। और पोलराइजिंग पावर के क्या होगा, इनवर्सली। क्यों, जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा कोवलेंट नेचर, और कोवलेंट नेचर ज्यादा होगा तो कह लो आयनिक नेचर क्या हो जाएगा, कम। और आयनिक नेचर कम हो गया तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो गया, बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया। या कह लो कोवलेंट नेचर बढ़ गई तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जैसे जैसे कोवलेंट नेचर बढ़ती है तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, कम। या आयनिक नेचर बढ़ती है तो मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तो देखिए, तो उस केस में क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, पोलराइजेशन के, या कह सकते हैं कोवलेंट करैक्टर के, या कह सकते हैं पोलराइजिंग पावर के। तो पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा कोवलेंट करैक्टर होगा, या कह लो आयनिक करैक्टर उतना कम होगा, तो उतना ही मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम। दूसरा, तो ध्यान देना है कि मेल्टिंग पॉइंट जो आयनिक कंपाउंड का है वो ज्यादा होता है किससे, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। तो कोवलेंट कंपाउंड से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, आयनिक वालों का। मगर आयनिक वालों से भी ज्यादा हो जाता है किसका, एटॉमिक, वो आपको मैंने बताया एटॉमिक सॉलिड। कोवलेंट सॉलिड है, कोवलेंट कंपाउंड से ज्यादा होगा किसका, नॉर्मली जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उनसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है किसका, आयनिक कंपाउंड का। मगर कुछ कोवलेंट कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड से बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। और वो कौन से कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, जो एटॉमिक सॉलिड होते हैं। एटॉमिक सॉलिड जैसे डायमंड, सिलिका, ठीक है। और यह है कार्बोरंडम, ठीक है, कार्बोरंडम, ठीक है, SiS, ये कह सकते हैं, इसे क्या बोल सकते हैं, इसे बोलते हैं सिलिका का कार्बाइड्स ऑफ सिलिका। यह बोलते हैं नोरबाइड क्या है, बोरोन का कार्बाइड्स, ठीक है। और एक है बोराजोन, Bn, इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं इसे, ठीक है, इनऑर्गेनिक बेंजीन इससे बनती है। तो ध्यान रखिए, ये 5 एलिमेंट हैं, इनको आप ध्यान रखना, इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है। ये मोर ज्यादा स्टेबल क्या होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई हो जाता है। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो वेरी हाई हो जाता है, किसकी वजह से, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड की वजह से। स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनता है इसमें, वो रीजन है कि एक तो क्या है, ये क्या करता है, मोर स्टेबल सिमेट्रिकल 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाता है। तो इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर बनती है, कह सकते हैं 3D, इसमें स्ट्रॉन्ग 3D नेटवर्क फोर्स लग जाता है, किसकी वजह से, ड्यू टू सिमेट्री की वजह से, जिससे कोवलेंट बॉन्ड इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि इनका मेल्टिंग पॉइंट वेरी वेरी हाई हो जाता है। चलिए अब देख लें क्वेश्चन, मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर हम देख रहे हैं, ठीक है, सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर। तो यहां देखिए, जैसे अगर हम बात करें तो CaF, एक ही F आया, बाकी में F नहीं है, तो बाकी नॉर्मल केस लेके चलेंगे। अब इसे कैसी नेचर का हो गया, अगर हम बात करें ओवरऑल कंपेयर कर लें तो कैसा हो गया, तो क्या है, जो ये नॉर्मली क्या हो गया, कोवलेंट नेचर की हो गया। और कोवलेंट नेचर हो गया तो इसमें क्या होगा, डोमिनेटिंग होगी पोलराइजिंग पावर। अब पोलराइजिंग पावर देखिए कैसे करते हैं,
तो इसमें साथ देखें कैटायन, तो अगर हम चार्ज देखें -1 +2, -1 और +2, तो सभी पे वही रहेगा -1 +2, -1 +2, -1 और +2, क्योंकि हेलोजन पे होगा -1 और 2 हेलोजन है तो -2 और इस पे क्या आ जाएगा +2। तो पोलराइजिंग पावर के लिए सबसे पहले हम देखते हैं चार्ज ऑफ कैटायन। चार्ज ऑफ कैटायन या एनायन, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर क्या होगी, ज्यादा। उसके बाद क्या चेक करते थे कि कैटायन का साइज तो क्या हो, स्मॉल हो, और एनायन का साइज क्या हो, बड़ा हो। और उसके बाद क्या होता था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जहां पे स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाती थी वहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाई होता था, तो वहां पे क्या हो जाती थी, पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो जाती थी। मगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन कब लगाते थे, जब कार्बन कैटायन पे चार्ज सेम हो, उसके बाद चेक करते थे। चलिए, ये सारी बातें मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। तो यहाँ पे कोवलेंट नेचर है, कोवलेंट नेचर है तो हम क्या चेक करेंगे, पोलराइजिंग पावर। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे कैटायन पे चार्ज, तो कैटायन पे चार्ज तो सेम है, तो फिर देखो एनायन पे भी चार्ज क्या है, सेम। जब एनायन पे चार्ज सेम हो जाए और कैटायन पे चार्ज सेम हो जाए तो फिर देखते हैं साइज। साइज भी पहले कैटायन का देख लो, कैटायन तो सब में कॉमन है, तो फिर क्या देखते हैं एनायन। एनायन का साइज F से बड़ा Cl का, Cl से बड़ा Br, Br से बड़ा I। तो जैसे जैसे एनायन का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे पोलराइजिंग पावर क्या होती है, बढ़ती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने से साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जिससे पोलराइजिंग पावर क्या हो रही है, बढ़ रही है। पोलराइजिंग पावर बढ़ रही तो कोवलेंट करैक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज। और कोवलेंट करैक्टर इंक्रीज हो रहा है, या कह लो आयनिक करैक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज। और आयनिक करैक्टर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी कोई सा ना तो वो कोई कैटायन है, जो मैंने बताया था कैटायन तो किसके, फर्स्ट ए ग्रुप के, फर्स्ट ए ग्रुप के कैटायन प्रेजेंट नहीं है, और F- नहीं है, O- नहीं है, N-3 नहीं है, और जी C-4 नहीं है, और H-1 नहीं है। ठीक है, ये 5 एनायन बताए थे, जिस अगर ये इन 5 एनायन और या फर्स्ट ए ग्रुप के कैटायन है तो आयनिक करैक्टर होगा, अदरवाइज कोवलेंट करैक्टर। तो फिलहाल इनमें उनमें से कोई सा भी ना तो कैटायन है ना एनायन है, तो क्या होंगे ये भी कोवलेंट नेचर के होंगे। अगर कोवलेंट नेचर के होंगे तो यहाँ डोमिनेटिंग फैक्टर कौन होगा, पोलराइजिंग पावर 5। तो 5 चेक करिए। अगर बात करें, मैं क्या करूं इस पे, देखिए -1 +2, क्योंकि 2 हेलोजन है, -1 कितनी हेलोजन है, 2, तो इस पे क्या जाएगा +2, तो सेम आगे +2 +2 +2 +2। तो अगर हम चार्ज देखें तो कैटायन पे चार्ज सेम, +2 +2 +2 +2। चार्ज देखें एनायन पे तो सब पे सेम है, -1 -1 -1 -1 -1। बात करें किसकी, साइज की, तो जब चार्ज सेम है तो अब देखेंगे साइज। साइज पहले कैटायन का चेक कर लो, और वैसे भी एनायन चेक कर, एनायन कॉमन है तो चेक करने की जरूरत नहीं है। तो कैटायन का साइज देखिए, डाउन द ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है, और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है तो डाउन द ग्रुप साइज क्या होगा, इंक्रीज। बी से बड़ा साइज होगा Mg+2 का, Mg+2 से बड़ा होगा Ca+2 का, Ca+2 से होगा Sr का। तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा, और कैटायन का अगर साइज बढ़ रहा हो तो पोलराइजिंग पावर क्या होती है, कम। और मोर पोलराइजिंग पावर के लिए क्या चाहिए, चार्ज ज्यादा होना चाहिए, चाहे कैटायन पे चाहे एनायन पे। दूसरा फैक्टर, एनायन का साइज बड़ा हो मगर कैटायन का साइज छोटा हो। एनायन तो कॉमन है, तो कैटायन का साइज बढ़ रहा है तो पोलराइजिंग पावर क्या होगी, घटेगी। तो यहां पे साइज क्या हो गया, साइज ऑफ कैटायन क्या हो रहा है, इंक्रीज, और साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज हो रहा है तो पोलराइजिंग पावर क्या होगी, डिक्रीज। और पोलराइजिंग पावर डिक्रीज हो गई तो इसका मतलब कोवलेंट करैक्टर क्या हो गया, डिक्रीज, या कह लो आयनिक करैक्टर क्या हो गया, इंक्रीज। और आयनिक करैक्टर इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जाने से क्या हो गया, कैटायन का साइज क्या होता जा रहा है, इंक्रीज, और साइज इंक्रीज होगा तो क्या होगी, पोलराइजिंग पावर घटेगी। पोलराइजिंग पावर घटेगी तो आयनिक करैक्टर क्या होगा, नहीं कि आयनिक करैक्टर बढ़ेगा, नहीं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर होगी बात। तो लेफ्ट टू राइट मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। देखिए जी हाँ, अब इसमें क्या है, फर्स्ट ग्रुप का एक ही कैटायन है, बाकी सेकेंड एक ग्रुप का है, ये थर्ड एक ग्रुप का है। तो फर्स्ट एक ग्रुप के आपस में कंपेयर नहीं हो रहा है। अगर सबके सब कैटायन फर्स्ट एक ग्रुप के होते तो यहाँ पे क्या हो जाता, आयनिक करैक्टर डोमिनेट हो जाता और फिर लेटेस्ट एनर्जी चलती। मगर ऐसा कुछ नहीं है, एक ही कैटायन है, एक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, तो ना तो कैटायन वैसा वाला है जिसमें लेटेस्ट एनर्जी देखी जाती है, और ना ही एनायन वैसा वाला है जिसमें लेटेस्ट एनर्जी देखी जाती है। तो यहाँ पे भी डोमिनेट फैक्टर कौन रहेगा, पोलराइजिंग पावर 5। यहाँ पे भी जो ऑर्डर निकलेगा मेल्टिंग पॉइंट का वो किसकी वजह से निकलेगा, पोलराइजिंग पावर 5 की वजह से। ठीक है, तो देखिए क्यों, क्योंकि कोवलेंट नेचर के हो गए ये सब। चलिए जी, यहाँ पे तो यहाँ पे जो डोमिनेट फैक्टर है 5 रहेगा। अब देखिए 5, तो 5 के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे, चार्ज, ये -1 और इस पे जाएगा +1, क्योंकि एक ही Cl थी। Cl पे -1 और 2 Cl है तो इस पे जाएगा +2, और इस पे -1 और ये कितना जाएगा, +3 में। तो कैटायन पे जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे पोलराइजिंग पावर क्या होगी, इंक्रीज। तो अगर हम बात करें चार्ज
चार्ज ऑफ कैटायन वो क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो पोलराइजिंग पावर क्या होगी, इंक्रीज, तो कोवलेंट करैक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज, कोवलेंट करैक्टर इंक्रीज, या कह लो आयनिक करैक्टर क्या होगा, डिक्रीज, और आयनिक करैक्टर डिक्रीज तो मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज, तो मेल्टिंग पॉइंट लेफ्ट टू राइट इसमें क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज। नेक्स्ट देखिए यहां पे F माइनस F माइनस F माइनस पकड़ा गया, तो अब यहां डोमिनेटिंग फैक्टर कौन रहेगा, I, क्योंकि जो एनायन यूज हो रहा है वो कौन यूज हो रहा है, F माइनस, और F माइनस कौन सा एनायन है, अगर F माइनस एनायन है, F यानी कि फ्लोराइड आयंस हैं, तो उस केस में क्या होगा, सारे के सारे मॉलिक्यूल फ्लोराइड वाले हो गए, तो अब जो डोमिनेटिंग फैक्टर रहेगा वो कौन रहेगा, आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि इनकी अब नेचर कैसी होगी, आयनिक नेचर की। तो अभी यहाँ पे क्या देखेंगे, अब यहाँ फाई नहीं देखा जाएगा, अब यहाँ क्या देखा जाएगा, लेटेस्ट एनर्जी। लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी, लेटेस्ट एनर्जी जितना ज्यादा चार्ज हो कैटायन और एनायन पे, चार्ज के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और साइज के इनवर्सली होती है, चाहे कैटायन का साइज हो और चाहे एनायन का, दोनों के साइज के इनवर्सली। तो पहले तो चार्ज देख लो जी, -1 + 1, -1 और ये है कितने 2, तो इस पे जाएगा +2, और ये -1 और ये है कितने 3, तो इस पे कितना जाएगा +3। तो कैटायन पे चार्ज बढ़ रहा है, तो जैसे ही क्या होगा, अगर हम बात करें चार्ज किसका, कैटायन का, चार्ज ऑफ कैटायन इंक्रीज, तो यहां पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो गई तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज, और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा तो ये। अगर बात कर लेते किससे, अगर कोवलेंट करैक्टर में इसमें लगा बैठता, तो कोवलेंट करैक्टर में क्या हो गया, जितना जैसे जैसे कैटायन का चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी, तो इससे ज्यादा पोलराइजिंग पावर इसकी, इससे ज्यादा इसकी, और पोलराइजिंग पावर बढ़ती तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता, घटता। देखो आंसर उल्टा आ जाता। तो ये ध्यान रखना है कहां पे आयनिक एनर्जी लगानी है और कहां पे फाई लगानी है, ये इसमें फंडा है बस। अगर आपको ये पता चल गया कि कहां कब आयनाइजेशन एनर्जी डोमिनेटिंग होगी और कब फाई डोमिनेटिंग होगा, तो आंसर बिल्कुल एकदम एक्यूरेट आएगा। और आई कहां लगानी, यानी कि लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी कहां पे लगानी है वो मैंने आपको बता दिया है कि कब, जब हमारे पास या तो फर्स्ट ग्रुप के कैटायन हो, किसको छोड़ के, एल को छोड़ के, या फिर इन 5 एनायन से मिलकर बना हुआ कंपाउंड हो। कौन कौन से 5 एनायन है, F-1, O-2 और N-3 और C-4 और H-1। चलिए आगे, ये देखिए क्या है, ऑक्साइड है, ऑक्साइड मतलब भैया जी O-2, और O-2 है तो कौन चलेगी डोमिनेटिंग, लेटिस एनर्जी। तो लेटिस एनर्जी जो कह रही उसकी बात मान लो, फाई की बात छोड़ दो। अब ये पंचायत किसकी है, इस पंचायत का मुखिया कौन है, लेटिस एनर्जी है, तो लेटिस एनर्जी ने जो कह दिया बात खत्म हो गई, ठीक है। चलिए यहां देखिए, अब जैसे अब बात करें तो यहां पे अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, अब लेटेस्ट एनर्जी कैसे देखी जाएगी, वो चार्ज के तो डायरेक्टली होती है और साइज के इनवर्सली होती है। तो पहले तो सबसे पहले क्या करते हैं, साइज से भी पहले चार्ज चेक करते हैं। तो देखिए -2 और ये होगा +1, क्योंकि 2 एन है, ये -2 और mg पे क्या आ गया +2, ये हो जाएगा -2 और एल किस में चला जाएगा +3 में, क्योंकि देखिए -6 हो जाएगा, -6 इधर जाएगा +6 और 2 से डिवाइड करूंगा तो +3। तो इस पे चार्ज कितना है +1, इस पे कितना है +2, इस पे कितना है +3। तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा देखिए, तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो लेटिस एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज, और लेटिस एनर्जी इंक्रीज तो मेल्टिंग पॉइंट भी भैया जी इंक्रीज, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट लेटिस एनर्जी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर, यहां देख लीजिए क्या ये कोवलेंट नेचर है, इसे फाई, इसमें डोमिनेटिंग फैक्टर फाई होगा कि लेटिस एनर्जी होगी, तो ये क्या है, इनमें से ना तो वो कोई कैटायन है, जो मैंने 4 कैटायन बताए यानी कि फर्स्ट ग्रुप का कैटायन है इसमें, नहीं। क्या इसमें एनायन है, जो मैंने 5 बताए हैं वो भी नहीं है, तो नहीं है तो फिर क्या डोमिनेटिंग फैक्टर रहेगा, फाई। तो पोलराइजिंग पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कौन, मेल्टिंग पॉइंट। तो चलिए यहां देखिए, इस पे Cl होगा -1, कितने Cl है 2, तो -2, तो इस पे कितना जाएगा +2। यहां देखिए Cl जाएगा -1 और कितने Cl है 4, तो -4, तो इस पे कितना जाएगा +4। तो ये +2 वाला है और ये +4 वाला है। तो जैसे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो पोलराइजिंग पावर क्या होगी, इंक्रीज, पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होगी तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा भैया जी, डिक्रीज, ठीक है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, पोलराइजिंग पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें फाई बढ़ गया तो मेल्टिंग पॉइंट घट गया, तो ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका हो जाएगा, SnCl2 का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किससे, SnCl4 से। तो देखिए इसमें तो मैंने आपको बता दिया था, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है वैसे वैसे लेटेस्ट एनर्जी बढ़ेगी, और लेटेस्ट एनर्जी बढ़ेगी तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, तो इससे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट इसका और इससे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट इसका। अब यहां देखिए अगर हम बात करें इसकी,
ये जो फर्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, ये LiNaKRbCs किसके कैटायन है, ये फर्स्ट ए ग्रुप के, और फर्स्ट ए ग्रुप के कैटायन है तो डोमिनेटिंग फैक्टर कौन रहेगा, लैटिस एनर्जी, और लैटिस एनर्जी डोमिनेट फैक्टर रहेगा, तो जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी उतना ज्यादा क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट। मगर लैटिस एनर्जी वाला काम Li के लिए नहीं करता, तो किसके लिए करता, मैंने आपको बताया फर्स्ट ए ग्रुप के कैटायन के लिए करता है, मगर किसको छोड़ के, Li को छोड़ के। Li को छोड़ के क्यों, क्योंकि Li बदमाश है, Li कभी आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, Li बस केवल और केवल आयनिक बॉन्ड बना सकता है किसके साथ, F के साथ। फर्स्ट ए ग्रुप के जितने भी मेटल्स हैं वो सब आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं, किसको छोड़ के, Li को छोड़ के। Li से ये काम कब कराया जा सकता है आयनिक बॉन्ड बनवाने का, जब फ्लोरीन आके जुड़े, अदरवाइज किसी के साथ ये अपना इलेक्ट्रॉन दे के नहीं। रीजन क्या है, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा होता है तो इसकी आयनिक एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है, तो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर पाता। तो कौन है ऐसा जो इससे इलेक्ट्रॉन छीन सकता है आयनिक बॉन्ड की कैटेगरी में, F, क्योंकि F तो बदमाश एटम है, F के सामने नहीं चलती किसी की भी। ठीक है, चलिए, तो इसकी नेचर कैसी हो गई, कोवलेंट, तो ये कोवलेंट हो गया और ये सब क्या हो गए, आयनिक हो गए। तो आयनिक का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा कोवलेंट से। तो पहले तो भैया जी आयनिक वाले आएंगे, ये पहले कौन आएंगे, आयनिक वाले, उसके बाद जाएगा कौन, कोवलेंट वाला। अब ये आयनिक वालों में कैसे करेंगे, तो आयनिक वालों में क्या है, ये फर्स्ट ग्रुप के कैटायन है तो क्या चलेगा, लैटिस एनर्जी, और लैटिस एनर्जी फैक्टर चलेगा। तो देखिए लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, चार्ज, सबसे पहले तो देख लो चार्ज तो सब पे सेम है, कैटायन पे देखो +1 +1 +1, एनआयन पे देखो -1 -1 -1, तो चार्ज की कहानी तो खत्म हुई। तो अब क्या देख लो, साइज देख लो कैटायन का, पहले एनायन का देखोगे भी नहीं क्योंकि एनायन कॉमन है। तो कैटायन पे देखिए डाउन द ग्रुप साइज क्या होगा, बढ़ेगा, और साइज अगर कैटायन का बढ़े चाहे एनायन का बढ़े, साइज के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैटिस एनर्जी, चाहे कैटायन का साइज हो चाहे एनायन का हो। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज ऑफ कैटायन क्या होगा, अगर हम यहां बात करें तो साइज ऑफ कैटायन क्या हो रहा है, इंक्रीज, और साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज हो रहा है तो लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज, और लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज तो मेल्टिंग पॉइंट भी भैया जी क्या होगा, डिक्रीज। तो ये डिक्रीज होता चला जाएगा, तो सबसे ज्यादा इसका, उससे कम इसका, उससे कम इसका, और उससे कम इसका, और इन चारों से भी कम किसका होगा, इसका, क्योंकि ये कोवलेंट है वो आयनिक थे, तो ये सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो देखिए NaCl सबसे पहले, फिर KCl, फिर RbCl, उससे भी कम CHCl, और इससे भी कम कौन आ जाएगा, ये बाबूजी आ जाएंगे, क्योंकि क्या है, ये कोवलेंट है। क्लियर, नेक्स्ट सेम कहानी यहाँ है, ये देखिए F माइनस F माइनस F माइनस F माइनस F माइनस मतलब कौन सा है ये, अगर एनायन क्या है, F माइनस है, तो इसका मतलब क्या होगा, लेटेस्ट एनर्जी डोमिनेटिंग होगी, और लेटेस्ट एनर्जी डोमिनेटिंग होगी तो लेटेस्ट एनर्जी के बेसिस पे चलेगा, मतलब ये क्या होंगे, सब आयनिक होंगे। मगर इसमें भी क्या है, ये क्या हो गए, आयनिक हो गए, मगर इसमें भी क्या है, Be, सेकेंड ग्रुप में B बदमाश होता है, जैसे फर्स्ट ग्रुप में कौन है, फर्स्ट ग्रुप में Li बदमाश है, वो आयनिक बॉन्ड नहीं बना के देता जल्दी से, ज्यादा बस किसके साथ बना सकता है, Li आयनिक बॉन्ड बना सकता है केवल और केवल F के साथ, न Cl के, न Br के, न I के। ठीक है, इसमें सेकेंड ग्रुप में Be, बेरिलियम बदमाश है, ये कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, हमेशा क्या बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड, और ये इतना बदमाश है कि फ्लोरीन को भी काबू नहीं देता, ये फ्लोरीन को भी काबू नहीं देता। क्यों, क्योंकि इसका ये सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए इससे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करवाने पड़ेंगे, वहां तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कराने से काम कर रहा था, और इसकी आयनिक साइज बहुत छोटा है और इससे भी छोटा है। फर्स्ट एक ग्रुप देखिए लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो साइज क्या होता है, डिक्रीज, तो फर्स्ट एक ग्रुप का जो सबसे टॉप का एटम है उसका साइज छोटा है, मगर उससे भी छोटा किसका होगा, सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट का साइज, और उसमें भी जो टॉप का होगा उसका तो बहुत ही छोटा हो गया, तो इसका साइज बहुत ज्यादा छोटा हो गया, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना और भी मुश्किल। और दूसरी बात, जब आयनिक बॉन्ड बनाना तो इससे तो केवल 1 इलेक्ट्रॉन निकालना था, क्योंकि आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन था, इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो आयनिक एनर्जी फर्स्ट और आयनिक एनर्जी सेकंड दोनों का सम चाहिए, और ये तो बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएगी, तो आप भूल ही जाइए आयनिक बॉन्ड के लिए। तो ये हमेशा कैसा होता है, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, और ये सब क्या होगा, आयनिक। तो पहले तो भैया मेल्टिंग पॉइंट इनका ज्यादा होगा, कोवलेंट वालों की तो बाद में बात होगी, कोवलेंट वाले तो बाद में आएंगे। ठीक है, कोवलेंट वाले ज्यादा आयनिक से कभी हो सकते हैं जब एटॉमिक सॉलिड हो, वैसा कुछ यहाँ है नहीं। तो चलिए, तो इनमें किसकी बात चलेगी, अब F माइनस है तो लेटेस्ट एनर्जी की, लेटेस्ट एनर्जी चेक कर लो, F -1 Mg+2, F -1 2 F है तो Ca+2, तो सेम कहानी यही रहेगी सब में, +2 +2 +2, तो चार्ज तो सेम हो गया, कैटायन पे भी +2 +2 +2 और एनायन पे भी -1 -1 -1,
तो बात कर लो साइज पे, जब चार्ज सेम है तो अब साइज देखो, साइज एनायन तो सब में सेम है, तो कैटायन का साइज देख लो, Mg से छोटा, Mg से बड़ा होगा Ca, Ca से बड़ा Sr, Sr से बड़ा Ba, क्योंकि किसी भी ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाता हूं तो साइज क्या होगा, इंक्रीज। तो यहाँ पे क्या हो गया, साइज देखें, साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन क्या हो रहा है, इंक्रीज, और कैटायन का साइज इंक्रीज होगा तो लेटेस्ट एनर्जी भैया जी क्या होगी, डिक्रीज, और लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज तो मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज, तो मेल्टिंग पॉइंट लेफ्ट टू राइट क्या होता है, डाउन द ग्रुप घटता चला जाएगा। तो इससे कम इसका, इससे कम इसका और इससे कम इसका, मगर इन चारों के बाद में आएगा इनका नंबर क्योंकि कोवलेंट है। तो सबसे देखिए, सबसे ज़्यादा Mg(F2), फिर Ca, फिर Sr और फिर Ba(F2), इनसे भी बाद में कौन आएंगे, Be2। रीजन क्या है, ये आयनिक थे और ये क्या है, कोवलेंट नेचर के हैं। इनमें कोवलेंट डोमिनेटर है और इनमें आयनिक नेचर डोमिनेटर है। चलिए बात कर लें यहाँ, ये K+ और Cu+, कहीं से कहीं तक देखिए, अगर हम बात करें, थोड़ी सी बात समझें, यहां पे क्या आयनिक नेचर दिखाई दे रही, आयनिक नेचर तो नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप का एक ही कैटायन तो एक फर्स्ट ग्रुप का एक कैटायन तो आया, मगर वो एक में ही है, एक ही कंपाउंड में, बाकी और कंपाउंड में नहीं है। तो जो लेटेस्ट एनर्जी वाले कैटायन या एनायन थे उनमें से कोई सा भी नहीं आ रहा, बस वो एक में आ रहा, के एक ही ग्रुप में आ रहा, के एक से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सब में आता तो होती बात। तो इसमें लेटेस्ट एनर्जी तो आपके काम नहीं करेगी, कौन काम करेगा, फाई, और फाई करेगा तो फाई देख लो जी। अब फाई के लिए क्या देखते हैं, चार्ज -1 +1, -1 +1, -1 और 2 Cl है तो इस पर कितना हो गया, +2। बात करें तो इसका तो चार्ज सबसे ज्यादा है, तो पोलराइजिंग पावर तो सबसे ज्यादा तो इसकी होनी है। सबसे पहले चार्ज देखते हैं, इस पे +1, इस पे +1, इस पे कितना है, +2, तो सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर तो इसकी होगी, तो मोर फाई तो इसकी हो गई क्योंकि चार्ज क्या है, इस पे +2 है। बात कर ले इनमें, इनमें जब चार्ज सेम हो, जब चार्ज सेम हो जाए तो क्या देखते हैं, साइज, मगर साइज से भी पहले क्या देख लेते हैं, स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको याद हो तो स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन कब देखी जाती है, जब चार्ज सेम हो, और साइज से पहले देख लेते हैं, उसे चेक कर लेते हैं। तो चार्ज इन पे सेम है तो साइज पे मैं जाऊं उससे पहले क्या देख लो, स्यूडो इनर्ट। तो K+ का कॉन्फ़िगरेशन कितना आता है, 8, और Cu+1 का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाता है, 18, और ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, स्यूडो इनर्ट, और स्यूडो इनर्ट हो गया तो इसका Z इफेक्टिव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इससे ज़्यादा Z इफेक्टिव इसका, क्योंकि इसमें नोवल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, और इससे भी ज़्यादा Z इफेक्टिव किसका हो जाएगा, इस कैटायन का, क्योंकि इस पर चार्ज G+2 है। क्लियर होगी बात नहीं। तो लेफ्ट टू राइट जाने से क्या हो रहा है, Z इफेक्टिव क्या हो रहा है, इंक्रीज, और Z इफेक्टिव इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, पोलराइजिंग पावर क्या होगा, इंक्रीज, पोलराइजिंग पावर इंक्रीज तो कोवलेंट करैक्टर इंक्रीज या आयनिक करैक्टर डिक्रीज। खैर आयनिक कर ये तो मैं देख ही ना रहा हूं, अगर फाई बढ़ रही है तो मेल्टिंग पॉइंट घट गया होगा बस, ठीक है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट फाई के क्या होता है, इनवर्सली। तो ये फाई इधर को बढ़ती जा रही तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, घटता चला जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, KCl का। आइए बात यहाँ पे देखें, यहाँ अगर हम बात देखें तो इसमें देखिए, क्या कोई ऐसा कैटायन है लेटेस्ट एनर्जी वाला, लेटेस्ट एनर्जी वाला ना तो कोई कैटायन है और ना ही कोई एनायन है, ठीक। चलिए तो बात करें चार्ज की, Cl होगा -1 तो ये किस में जाएगा, Ca जाएगा +2 में, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी, देखिए Cl जाएगा -1 में, और तो ये कैल्शियम जाएगा +2 में क्योंकि 2 Cl थे, Cl -1 में तो Fe किस में जाएगा, +2 में क्योंकि 2 Cl थे, Cl -1 में तो Fe यहाँ किस में जाएगा, +3 में क्योंकि 3 Cl थे। तो अब यहाँ पे कौन सा फैक्टर चलना है, फाई चलना है, क्योंकि लेटेस्ट एनर्जी वाला तो कोई आयन या कैटायन है नहीं इसमें। चलिए तो बात करें फाई, तो फाई क्या होगा, चार्ज, जिसका चार्ज ज्यादा है, इस पे +2 है, इस पे +2 है, इस पे +3 है, तो इसका तो फाई सबसे ज्यादा हो गया, इसका फाई सबसे ज्यादा हो गया तो इसका आयनिक मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि फाई जितना ज्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट उतना ही क्या हो जाता है, कम हो जाता है। चलिए बात कर लें इन पे, तो इस पे चार्ज देखें तो +2 और +2 ये चार्ज दोनों सेम है, तो फिर क्या देख लो, साइज देख लो भैया जी, ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, S ब्लॉक का, और ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, D ब्लॉक का। पहले पीरियोडिक टेबल अगर आपको याद हो तो इधर S होते हैं, इधर बीच में D होते हैं, और इधर क्या होते हैं, P, और लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता जाता है, डिक्रीज। तो S ब्लॉक वालों से छोटा साइज होता है D वालों का, D वालों से छोटा होता है किसका, P वालों का, यानी कि D वालों का जो साइज है वो S वालों से छोटा और P वालों से बड़ा, यानी कि बीच में होता है, इसीलिए इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोल देते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टी है वो मिडिल में पाई जाती है। तो इसका जो साइज है वो क्या होगा, Ca से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और साइज छोटा हो जाएगा, कैटायन का साइज अगर छोटा हुआ तो फाई क्या हो जाएगा, बड़ा,
या एक और बात कह लो, ये एस ब्लॉक के एलिमेंट है और डी ब्लॉक के एलिमेंट है। डी ब्लॉक के एलिमेंट का जेड इफेक्टिव थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन डी सबसेल्स में चले जाते हैं और डी सबसेल्स के इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम करते हैं, यानी कि उनका स्क्रीनिंग या शिल्डिंग इफेक्ट कम होता है, तो जिससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, ज्यादा। तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसका जो जेड इफेक्टिव है वो ज्यादा हो जाएगा इससे, और इसका तो चार्ज ही ज्यादा था। ठीक है, तो बस आगे बात समझ में। तो लेफ्ट टू राइट जाने से क्या हो गया, या तो कह लो कैटायन का साइज क्या हो गया, डिक्रीज, या तो कह लो साइज ऑफ कैटायन क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज, या कह लो जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, इंक्रीज। कुल मिला के फाई क्या हो गया, इंक्रीज, और फाई इंक्रीज हो गया तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, डिक्रीज। तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता चला जाएगा। बात करें यहाँ, ये दो ही एलिमेंट हैं, एफ और एल, दो में कंपेयर करना, दो में बड़ी दिक्कत है। 3 4 होते तो मैं कंफ्यूज नहीं होता, क्योंकि मेरे पास अब ये दो ही एलिमेंट हैं, दो में, एक में तो मुझे वो आयन मिल रहा है जो लेटेस्ट एनर्जी वाला है, और इसमें नहीं है कोई सा भी। तो कैसे करूं, तो जिसमें अगर दो ही एलिमेंट हो तो फिर क्या करना है, जिसमें क्या हो गया, जिसमें लेटेस्ट एनर्जी वाला क्या है, आयन है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा क्योंकि उसमें आयनिक नेचर ज्यादा होगी। इसमें आयनिक नेचर ज्यादा होगी, इसमें आयनिक नेचर नहीं है भैया जी। दो ही है तो बस इन दो में से एक के पास क्या, कौन सा आयन है, इसके पास लेटेस्ट एनर्जी वाला आयन है। लेटेस्ट एनर्जी वाला आयन कौन होते हैं, मैं कई बार बता चुका हूं, एक बार फिर बता रहा हूं, लास्ट बार। ठीक है, एक तो फर्स्ट ग्रुप के कैटायन, किसको छोड़ के, एल को छोड़ के, और एनायन में कौन कौन से, F-1, O-2, N-3, C-4 और H-4। तो इसमें F-1 है, इसमें नहीं है कहीं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आयनिक, और ये आयनिक हो गया, और ये क्या हो गया, कोवलेंट। और सबको पता है कि आयनिक का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है किससे, कोवलेंट से। बात करिए यहां मेटल फ्लोराइड। ठीक है जी, तो देखिए मेटल फ्लोराइड और मेटल ऑक्साइड, फ्लोराइड और ऑक्साइड दोनों कौन से वाले हैं, फ्लोराइड आयन और ऑक्साइड आयन कौन से वाले हैं, दोनों लेटेस्ट एनर्जी वाले हैं, और लेटेस्ट एनर्जी वाले हैं, तो भैया जी डोमिनेट फैक्टर कौन रहेगा यहाँ, लेटेस्ट एनर्जी। ठीक, तो लेटेस्ट एनर्जी अब कैसे पता चलेगी, फ्लोराइड पे जनरली क्या होता है, F-, देखो यही तो है वो आयन, कौन कौन से, F- है, O-2 है, N-3 है, C-4 है, और एक H-1 है, ये एनायन थे। तो देखिए F-1 है, और ये कितना है, O-2 में है। ये मेटल पे चार्ज कुछ भी जाए, वैसे +2 जा रहा होगा, +2 भी हो सकता है, देखिए यहाँ ट्वाइस हो तो +1 भी हो सकता है, फिलहाल तो मेटल ऑक्साइड, तो आप इसकी बात ही छोड़ दो। इस पे -1 का चार्ज है, उस पर कितना है, -2 का। तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा, चाहे कैटायन वाला हो चाहे एनायन वाला, जितना ज़्यादा चार्ज उतनी ज़्यादा लेटेस्ट एनर्जी, क्योंकि लेटेस्ट एनर्जी चार्ज के डायरेक्टली होती है, चाहे कैटायन का हो चाहे एनायन का, और साइज के इन्वर्सली होती है, चाहे कैटायन का साइज हो चाहे एनायन का साइज हो। तो चार्ज बढ़ गया तो लेटेस्ट एनर्जी बढ़ गई, तो चार्ज क्या हो रहा है जी, इंक्रीज हो रहा है, और चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो लेटेस्ट एनर्जी इंक्रीज, और लेटेस्ट एनर्जी इंक्रीज तो मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज। तो फ्लोराइड से ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, ऑक्साइड का होगा, मेटल ऑक्साइड का। यहाँ बात कर लें, ये देखिए F- Na+, O-2 Mg+2, N-3 तो स्कैडियम +3, और C-4 तो Ti क्या होगी, +4। ये हो गया जी। तो ये कौन से आयन हैं, F-, O-, N-3 और C-4 कौन से हैं जी, ये लेटेस्ट एनर्जी वाले। देखो, और लेटेस्ट एनर्जी वाले हो गए तो क्या होगा, लेटेस्ट एनर्जी चलेगी, डोमिनेटिंग फैक्टर। लेटेस्ट एनर्जी जो कह देगी मेल्टिंग पॉइंट वैसे चलेगा। ठीक है, तो देखिए अब एनायन पे चार्ज, तो लेटेस्ट एनर्जी चेक करो, सबसे पहले क्या देख लो, चार्ज, तो चार्ज बढ़ता जा रहा है, +1 +2 +3 +4। या एनायन पर देख लो, -1 -2 -3 -4। तो चार्ज इंक्रीज होगा, जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होगा वैसे वैसे लेटेस्ट एनर्जी। तो इधर लेफ्ट टू राइट जाने से चार्ज बढ़ रहा है, कैटायन का भी और एनायन का भी। तो चार्ज क्या हो गया जी, इंक्रीज, और चार्ज इंक्रीज तो लेटेस्ट एनर्जी क्या हो गई जी, इंक्रीज, और लेटेस्ट एनर्जी इंक्रीज तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो गया जी, इंक्रीज। तो इससे ज़्यादा इसका, इससे ज़्यादा इसका, इससे ज़्यादा इसका। नेक्स्ट देखिए MF, MCl, MBr, Mi। ठीक, क्या दे रखा उसने, ये M दे रखे हैं। अब किसका M जो है, मेटल जो है वो किसका है, फर्स्ट ग्रुप का है। अब फर्स्ट ग्रुप में तो क्या है, फर्स्ट ग्रुप में Na, K, Rb, Cs, ये तो लेटेस्ट एनर्जी वाले हैं। मगर Li हुआ तो Li तो लेटेस्ट एनर्जी वाला नहीं है। उनने कहा जो मेटल यूज हो रहा है वो फर्स्ट ग्रुप का है, मगर फर्स्ट ग्रुप का तो क्या है,
फर्स्ट ग्रुप के जो कैटायन होते हैं वो लेटेस्ट एनर्जी वाले होते हैं, मगर किसको छोड़ के, Li को छोड़ के। तो Li भी तो हो सकता है। चलिए खैर, तो यानी कि अगर मैं देखूं आंसर, तो अगर मैं Li लूं तो आंसर कुछ और होना चाहिए, और मैं N लूं तो कुछ और होना चाहिए। अगर मान लीजिए मैंने थोड़ी देर के लिए Li मान लिया ऐसे, ये Li हुआ तो क्या चलेगा, Li अगर हुआ तो इसमें क्या चलना चाहिए, फाई। तो फाई देख लो जी, फाई किसका देखोगा, ये -1 + 1 -1 ऐसे तो चलेगा। तो चार्ज तो क्या रहा, सेम रहा। तो क्या देख लो, साइज। अब साइज मेटल तो पर्टिकुलर कोई कॉमन है, तो एनायन का साइज बढ़ेगा तो फाई क्या होगी, बढ़ेगी, और फाई बढ़ेगी तो मेल्टिंग पॉइंट घटेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, साइज की बात करूं मैं किसकी, एनायन की। एनायन का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो फाई क्या होगा, इंक्रीज, और फाई इंक्रीज तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज। तो इसके अकॉर्डिंग तो मेल्टिंग पॉइंट ये होना चाहिए अगर Li है तो। अगर Li के अलावा मैं कोई लेटेस्ट एनर्जी वाला ले लूँ, कोई Li के अलावा कोई और एटम ले लूँ, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में फाई नहीं, उस केस में लेटेस्ट एनर्जी काम करेगी। तो अगर मैं लेटेस्ट एनर्जी वाला केस देख लूँ, तो लेटेस्ट एनर्जी देखिए, लेटेस्ट एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, लेटेस्ट एनर्जी चार्ज पे देखेंगे तो चार्ज तो सबका सेम है, तो फिर देखिए साइज के इन्वर्सली होती है। और यहाँ पे साइज देखिए, मेटल का तो साइज सेम होगा क्योंकि मेटल तो कॉमन है। एनायन का साइज बढ़ता जा रहा है, और एनायन का साइज बढ़ेगा तो यहाँ पे साइज क्या हो गया, साइज ऑफ एनायन इंक्रीज, तो लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी जी, डिक्रीज। और लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज हो गई तो मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो गया। तो इसमें तो बल्ले बल्ले हो गई, इसमें तो दोनों ही फैक्टर एक ही आंसर दे रहे हैं। ये फाइव भी कह रही कि मेल्टिंग पॉइंट लेफ्ट टू राइट घटेगा, और लेटेस्ट एनर्जी भी कह रही कि मेल्टिंग पॉइंट लेफ्ट टू राइट घटेगा, जबकि जनरली ऐसा होता नहीं, एक का ऑर्डर लेफ्ट, एक घटाता है तो एक बढ़ाता है। इसीलिए हमने किसका ध्यान रखना है, अगर ये दोनों के आंसर सेम होते तो फिर ये लेटेस्ट एनर्जी और फाइव नहीं छांटता मैं, मगर हाँ इसमें सिस्टम ऐसा बैठ गया कि एनायन के साइज पे कंपेयर हो रहा है, और एनायन का साइज दोनों में सेम ऑर्डर देता है। तो इसलिए तो आप ये मेटल जो है ये Li है या Li के अलावा कोई और मेटल है फर्स्ट ग्रुप का, इस पर डिपेंड नहीं करता, आप कोई सी भी फैक्टर्स ले लो, आंसर इसमें सेम आ जाएगा। यहां देख लें, हाँ अब आंसर सेम। ये क्या है, ये MF2 है, MCl2 है, Br2 और Y2, एक में ही F है, बाकी में F नहीं है कहीं, और बाकी में नहीं है, सब में नहीं है। तो अब तो बस सीधा क्या करेंगे आप, फाइव वाला। और मेटल भी कौन सा है, ये सेकेंड ग्रुप का। सेकेंड ग्रुप के जो मेटल है वो लेटेस्ट एनर्जी वाले नहीं होते। तो बस यहाँ पे तो अब ऑर्डर किससे चलेगा, सिर्फ और सिर्फ फाइव से, ठीक है। तो फाइव का इसमें तो डोमिनेटिंग हो गया फाइव। और फाइव क्या होगा, यहाँ पे देखिए चार्ज की अगर मैं बात करूँ तो +2 सब पे +2 ही आ जाएगा। एनायन का चार्ज देखूं तो सब पे -1 तो चार्ज तो सेम है। तो क्या देखेंगे, साइज कैटायन का भी सेम है क्योंकि कॉमन मेटल है। तो एनायन का साइज बढ़ेगा, एनायन का साइज यहाँ पे क्या हो गया, साइज ऑफ एनायन क्या हो जाएगा, इंक्रीज, और साइज ऑफ एनायन इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइज ऑफ इंक्रीज, एनायन का साइज इंक्रीज तो फाइव बढ़ जाएगा, और फाइव बढ़ जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा। और मेल्टिंग पॉइंट तो लेफ्ट टू राइट क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट घटता चला जा रहा है। देखिए जी, चेक करिए क्या कोई आयंस लेटेस्ट एनर्जी वाला है, बिल्कुल भी कोई भी आयंस लेटेस्ट एनर्जी वाला नहीं है। इसमें एक है बस एन एक से काम नहीं चलने का, बाकी औरों में तो नहीं है किसी में भी, ठीक है। तो इसमें क्या ऑर्डर चलेगा, फाइव क्या होगा, देखिए यहाँ पे -1 +1 -1, और ये दो Cl है तो +2, तो इसमें -1 इसमें कहाँ जाएगा, +3, इसमें कितना आ जाएगा, +4। तो चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। अगर क्या है, चार्ज बढ़ रहा है, चाहे कैटायन का हो चाहे एनायन का हो, चार्ज इंक्रीज होगा तो फाइव इंक्रीज तो मेल्टिंग पॉइंट भैया जी डिक्रीज। क्लियर। यहां देखिए Li क्या है, देखिए Li अगर हम इसमें बात करें, मैंने बताया था Li क्या है, ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, ये जनरली क्या बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड। मगर F के साथ क्या बना देता है, आयनिक। F के साथ क्या बना देगा, ये आयनिक बना देगा। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि Li क्या है, डिफरेंट है फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट में, क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, मगर F के साथ आयनिक बॉन्ड बना देता है। तो ये तो हुआ आयनिक, और ये क्या हुए, कोवलेंट, क्योंकि Li बाकी और हैलाइड के साथ कभी आयनिक नहीं बनाता, सब कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। और आयनिक वाले का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा होगा किससे, कोवलेंट वालों से। इनकी बात कर लो अब, इनमें क्या देखेगा, इनमें क्या देखा जाएगा, फाइव। और फाइव क्या होगा, चार्ज देखिए +1 -1 +1 -1 +1 -1,
तो चार्ज तो सेम है कैटायन एनायन का, तो अब क्या देख लो, साइज में भी कैटायन तो सेम है, तो एनायन का साइज Cl से बड़ा Br का, Br से बड़ा I का, और जैसे जैसे साइज क्या होगा, अगर हम बात करें साइज ऑफ एनायन, अगर एनायन का साइज क्या होगा इंक्रीज, तो फाई भी क्या होती है इंक्रीज, कैटायन के साइज के बढ़ने से तो घटती है, मगर एनायन के साइज जितना बड़ा साइज होगा एनायन का उतना फाई क्या होता है अधिक। तो साइज ऑफ एनायन बढ़ेगा तो फाई बढ़ेगा, और फाई बढ़ेगा तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा। तो इन तीनों में मेल्टिंग पॉइंट लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। तो बस ये सीक्वेंस हो गई। चलिए बात करें इनमें, तो अब कोई दिक्कत है ही नहीं। देखिए अगर हम वैसे भी बात कर लें तो ये क्या होंगे, अगर हम बात कर लें तो ये क्या होते हैं, ये आयनिक हो जाएगा, और ये क्या होते हैं, कोवलेंट। या वैसे भी किसी पर्टिकुलर, अगर किसी पर्टिकुलर आप एलिमेंट, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का अगर आप क्या करें, ये ट्रेंड देखें तो ये सीक्वेंस, ये ट्रेंड आता चला जाएगा। क्या ये आएगा? जनरली इसमें क्या देखेंगे हम, फाई देखेंगे, और फाई देखेंगे क्योंकि कोई भी आयंस इनमें लेटेस्ट एनर्जी वाले तो नहीं है, लेटेस्ट एनर्जी वाले नहीं है, अगर इसको छोड़ दूं तो बाकी में लेटेस्ट एनर्जी वाला नहीं है, लेटेस्ट एनर्जी वाला नहीं है, तो क्या चलेगा, फाई। और फाई क्या होगा, चार्ज तो सब पे सेम है, देखिए -1 + 3, -1 + 3, -1 + 3, तो चार्ज तो सब में सेम चल रहा है। तो फिर क्या देखते हैं, साइज भी मेटल तो सेम है, कैटायन तो सेम है, तो एनायन का साइज क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे एनायन का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे फाई बढ़ती है, और मेल्टिंग पॉइंट क्या है, घटता है। तो ये ट्रेंड रहेगा। तो सब में जैसे MgF2Cl2Br2 सब में वही ट्रेंड रहेगा। इसमें भी देखिए चार्ज तो सब पे सेम होगा, +1 -1 +1 -1, तो बस एनायन का साइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फाई क्या होगा, बढ़ेगा, और फाई बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट घटेगा। ठीक है, तो सब में यही ट्रेंड चलता जाएगा। ऐसे PbF2, PbCl2, PbBr2 सेम ट्रेंड रहेगा, इनमें फाई पे बेसिस रहेगा। यहाँ देख लें LiF, ये क्या है, फिर आ गया। देखिए ये किसके एलिमेंट आ गए, ये फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट आ गए, फर्स्ट ए ग्रुप के देखिए फर्स्ट ए ग्रुप के आयंस भी आ गए, और साथ में क्या आ गया, साथ में F भी आ गया। यानी कि जो कैटायन है, कैटायन तो लेटेस्ट एनर्जी वाले हैं ही हैं, साथ में एनायन भी लेटेस्ट एनर्जी वाले हैं। तो ये क्या होंगे, ये तो आयनिक होता ही है, ये भी सब आयनिक है, तो इसमें तो ओवरऑल सब क्या है, आयनिक है। तो सभी में क्या चलेगा, लेटेस्ट एनर्जी। ठीक है, अब केवल यही आयनिक नहीं, सब आयनिक हैं सभी में। इसमें भी देखिए सभी में क्या है, जो कैटायन की, अगर इसके कैटायन की बात छोड़ दूं तो सभी में कैटायन कौन से हैं, लेटेस्ट एनर्जी वाले। और एनायन की बात करूं तो सबके सब में एनायन क्या है, F-, और वो सब लेटेस्ट एनर्जी वाला है। तो लेटेस्ट एनर्जी के बेसिस पे चलेगा, लेटेस्ट एनर्जी जितनी ज्यादा उतना मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। लेटेस्ट एनर्जी कैसे निकलेगी, चार्ज से, तो चार्ज तो सब सेम है, -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1। तो देख लीजिए साइज भी किसका देख लें, एनायन तो कॉमन है, तो कैटायन का साइज डाउन द ग्रुप साइज क्या होगा, इंक्रीज। Li से बड़ा Na का, Na से बड़ा K का, K से बड़ा Rb का। जब भी किसी डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम बात करें साइज ऑफ कैटायन क्या होगा, इंक्रीज। और साइज चाहे कैटायन का इंक्रीज हो चाहे एनायन का डिक्रीज हो, लेटेस्ट एनर्जी साइज के हमेशा इन्वर्सली होती है। तो लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी भैया जी, डिक्रीज। और लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज तो मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज। क्लियर होगी बात। चलिए ये कौन से ऑक्साइड हैं, O-, O-, कौन सा एनायन आ गया, लेटेस्ट एनर्जी वाला। और लेटेस्ट एनर्जी वाला आ गया तो लेटेस्ट एनर्जी की बात चलेगी अब। मगर BeO, बी तो सेकेंड ए ग्रुप का पहला एलिमेंट है, ये इतना हरामी है कि इस पे F भी जोड़ दो तो F भी आयनिक बॉन्ड नहीं बना पाता, F तक इसके इलेक्ट्रॉन नहीं छीन पाता, यानी कि आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए। तो क्या होगा, O के तो बस की बात नहीं है। तो ये तो 100% क्या रहना है, कोवलेंट। हाँ बाकी सब क्या होंगे, बाकी आयनिक होंगे। तो इससे ज्यादा तो किसका होगा, इनका। इनमें आपस में कंपेयर कर लो, वो किससे चलेगा, लेटेस्ट एनर्जी से। लेटेस्ट एनर्जी भैया जी कैसे, -2 + 2, -2 + 2, तो चार्ज तो सब पे सेम है, -2 + 2। और चार्ज जब सेम है तो क्या देखेंगे, साइज एनायंस तो सेम है, तो कैटायन का साइज देख लो, कैटायन का साइज Mg से बड़ा Ca का, Ca से बड़ा Sr का, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट है। तो साइज क्या हो गया, अगर हम बात करें साइज ऑफ कैटायन हो या एनायन हो, ये तो एक जैसे दिखाता है। लेटेस्ट एनर्जी तो साइज के बढ़ने से घटती है, चाहे कैटायन का साइज हो चाहे एनायन का हो। हाँ फाई में उल्टा होता है, कैटायन का साइज घटेगा तो फाई बढ़ती है। वो कैटायन का साइज के घटने से तो बढ़ती है, मगर एनायन के साइज के बढ़ने से बढ़ती है। चलिए फिलहाल
तो लेटेस्ट साइज ऑफ कैटायन क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी जी, डिक्रीज, और लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिक्रीज। तो मेल्टिंग पॉइंट यहां से घटता चला जाएगा, इससे कम इसका, इससे कम इसका, और इससे कम इसका, और इससे भी कम किसका होगा, इससे भी कम हो जाएगा इसका। तो ये कहाँ आएगा, सबसे लास्ट में आएगा। आगे जी बात समझ में। तो ये सबसे ज्यादा इसका, उससे कम इसका, उससे कम इसका, उससे कम इसका, और इससे भी कम होगा इसका, क्योंकि वो कोवलेंट है। यहां बात कर लें, अगर हम यहां बात करें तो क्या होगा, BeCl2, MgCl2, CaCl2, तो इसमें कोई भी कैटायन या एनायन लेटेस्ट एनर्जी वाला तो नहीं है, और लेटेस्ट एनर्जी वाला नहीं है तो क्या चलेगा, फाई में तो बस कोई दिक्कत होती ही नहीं। फाई का मतलब तो क्या है, कोवलेंट करेक्टर है, तो आयनिक और कोवलेंट का कोई इंडिफिकेशन होता ही नहीं। चलिए, तो जिसमें लेटेस्ट एनर्जी डोमिनेट हो जाता है उसमें हो सकता है कि एक आध कोवलेंट रह जाए, क्योंकि लेटेस्ट एनर्जी डोमिनेट का मतलब आयनिक मॉलिक्यूल्स, तो इसमें ये सब आयनिक थे इसको छोड़ के। और फाई आ गया, फाई डोमिनेटिंग है तो इसका मतलब सब कोवलेंट है, बात ही खत्म हो गई। चलिए खैर, यहां देखिए, तो इसमें कोई आयनिक, अगर हाँ कोई आयनिक इसमें आ जाता है एक आध, तो वो अलग आगे हो जाता सबसे, जैसे उसमें कोवलेंट आ गया सबसे पीछे, ऐसे इसमें कोई आयनिक आ जाए तो वो सबसे आगे हो जाएगा। फिलहाल मगर कोई आयनिक है नहीं। तो देखिए, तो 5 के बेसिस पे देख लो, तो चार्ज तो सब पे -1 +2 +2 +2 +2 आएगा सब में कैटायन पे, और एनायन पे सब पे -1 -1, तो चार्ज तो सेम। तो अब देख लो साइज भी एनायन तो कॉमन है तो कैटायन का, और कैटायन सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है। डाउन द ग्रुप साइज क्या होगा, डाउन द ग्रुप कैटायन का साइज क्या हुआ, इंक्रीज। देखिए साइज की बात करूं, साइज ऑफ कैटायन क्या हो रहा है, इंक्रीज, और कैटायन का साइज इंक्रीज होगा तो फाई क्या होता है भैया जी, डिक्रीज होता है। ये कैटायन के साइज के इन्वर्सली होती है और एनायन के साइज के डायरेक्टली होती है। तो कैटायन का अगर साइज बढ़ेगा तो फाई घटेगी, और फाई घटेगी तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट फाई के इन्वर्सली। तो लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होगा, फाई घटेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। तो इससे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट इसका, इससे ज़्यादा इसका, इससे ज़्यादा इसका। क्लियर होगी बात, आगे बात समझ में कि नहीं आई। ये देखिए, अब ये कुछ क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट बताना है इनमें। ये क्या है, अगर हम बात करें, ये इसमें ओ आ रहा है कौन सा, इसमें जो एनायन या कैटायन आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, लेटेस्ट एनर्जी वाले, और लेटेस्ट एनर्जी वाले हैं तो आयनिक है। इसमें ऐसा कोई भी ओ तो है, इसमें CO2 है, इसमें SO2, तो ये तो आपको पता है CO2 OSO या SO2, CO2 या SO2 क्या होते हैं, ये होते हैं कोवलेंट मॉलिक्यूल, और कोवलेंट मॉलिक्यूल का तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है। और ये कैसा है, आयनिक मॉलिक्यूल, मगर आयनिक मॉलिक्यूल से भी ज्यादा किसका होता है, सिलिका। सिलिका क्या होता है, एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं इसके, तो इसे क्या बोलते हैं जी, एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, तो इस आंसर क्या हुआ, सिलिका। नेक्स्ट देखिए, CSF, LiF, MgO, NaCl सब आयनिक है, ये भी आयनिक, ये भी आयनिक, ये MgO ये भी आयनिक। देखिए O- आ गया तो आयनिक होगा, इसमें Na+ आ गया तो आयनिक होगा। Na+ किसका है, लेटेस्ट एनर्जी वाला कैटायन है। O- लेटेस्ट एनर्जी वाला एनायन है। F- क्या है, लेटेस्ट एनर्जी वाला है, और Li आयनिक बॉन्ड बना लेता है F के साथ, तो ये भी आयनिक, ये भी आयनिक, सब आयनिक है। तो फिर बात करें तो ये आयनिक कैसे हैं, -1 + 1, ये -1 + 1, ये -1 + 1, और ये -2 + 2। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा लेटेस्ट एनर्जी होगी, और जितनी ज्यादा लेटेस्ट एनर्जी होगी उतना मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो MgO का ज्यादा हो गया क्योंकि +2 -2 वाले हैं। किसके बेसिस पे चल रहा है, लेटेस्ट एनर्जी के बेसिस पे। लेटेस्ट एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, जिसमें सबसे ज्यादा उसकी हो गई, जिसमें प्लस चार्ज ज्यादा है। तो इसमें सब में +1 +1 +1 -1 है, इसमें क्या है, +2 -2 है। यहां देख लिए, O2 मॉलिक्यूल, CO2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल सब कोवलेंट मॉलिक्यूल है। और ये क्या है, RH, ये भी, ये तो सिंपल नॉर्मल एटम है बेचारा, और एटम एटम आपस में किससे जुड़ते हैं, वैन डर वाल फोर्स से। तो इस सब के सब क्या होंगे, वैन डर वाल फोर्स से जुड़ेंगे। क्यों, क्योंकि ये तो कोवलेंट मॉलिक्यूल है, और कोवलेंट मॉलिक्यूल तो आपस में जुड़े होते हैं किससे, वैन डर वाल फोर्स से। और ये सिंपल नॉर्मल एटम है, अनबॉन्डेड एटम, तो ये भी किससे जुड़ेगा, कोवलेंट बॉन्ड से, और वो वैन डर वाल फोर्स से। तो वैन डर वाल फोर्स क्या होगा, जिसका वैन डर वाल फोर्स ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स मॉलिक्यूल्स के बीच में, एटम के बीच में, उतना मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। अब यहाँ फोर्स तो सब में सेम है, कैसे नेचर क्या होती है, वैन डर वाल फोर्स से स्ट्रॉन्ग होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग होगा मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड से ज्यादा होगा कोवलेंट बॉन्ड, वो आयनिक बॉन्ड, और आयनिक बॉन्ड से भी ज्यादा कौन हो जाते हैं, 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर। मगर यहाँ पे सब में क्या है, वैन डर वाल फोर्स है, तो वैन डर वाल फोर्स किस में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो वो देख लो मोलिकुलर वेट। इसका मोलिकुलर वेट आ गया
O2 का हो गया 32, ऐसे इसका होगा 44, इसका होगा 2 और रुबेडियम का तो इन सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, इसका वंडरवाल फोर्स क्या होगा, जो वंडरवाल फोर्स है, जो मेल्टिंग पॉइंट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वंडरवॉल फोर्स। और वंडरवाल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मॉलिक्यूलर वेट के, और मॉलिक्यूलर वेट इसमें सबसे ज्यादा किसका है, रुबेडियम कार्बन का। लास्ट क्वेश्चन, इन विच सब्सटेंस कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ये कह रहा है 4 सब्सटेंस नीचे लिखे हुए हैं, इन सब्सटेंस का इन चारों सब्सटेंस में से कौन सा सब्सटेंस ऐसा है जिसका कोवलेंट बॉन्ड मेल्टिंग पॉइंट पे टूटता है। ठीक है जी, ये तो बड़ी बात समझ ऐसी लग रही होगी कि मेल्टिंग पॉइंट यानी कि कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा, कोवलेंट बॉन्ड जब भी टूटेगा जब मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा, जब उसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट के इक्वल हो जाएगा तभी कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा। तो अब ये क्यों छटवा रहे हैं कि किस मॉलिक्यूल के अंदर कोवलेंट बॉन्ड मेल्टिंग पॉइंट पे टूटेगा। अरे तो भाई क्वेश्चन ऐसा भी तो हो सकता है कि जरूरी है कि चारों के चारों एटम में कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है कि एक में ही कोवलेंट बॉन्ड हो। देख लो, जैसे शुगर है, तो शुगर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, शुगर में क्या होता है, OH ग्रुप होते हैं, बहुत सारे होते हैं कि नहीं होते, ग्लूकोज फ्रुक्टोज में। तो ये क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से ही आपस में मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं। तो ये इन्हें बॉइलिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग, इनके कोवलेंट बॉन्ड तोड़ने के लिए मेल्टिंग पॉइंट की जरूरत नहीं है। ये क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दो, अलग हो जाएंगे। तो इसमें तो होता क्या है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो इन्हें अलग करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने की जरूरत है, कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए मेल्टिंग पॉइंट की जरूरत नहीं होगी। तो इसमें कोवलेंट बॉन्ड नहीं टूटता, कौन बॉन्ड टूटता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें बात करें टेबल सॉल्ट मतलब जैसे NaCl KCl, तो ये तो होते ही आयनिक है, और जब आयनिक होंगे तो कोवलेंट बॉन्ड इनमें होता ही नहीं, जब होगा ही नहीं तो टूटेगा कहां से। ये है ड्राई आइस मतलब सॉलिड CO2 जो मॉलिक्यूल है वो कोवलेंट मॉलिक्यूल है। कोवलेंट मॉलिक्यूल आपस में किससे जुड़े होते हैं, वीक वंडरवाल फोर्स से। तो CO2 मॉलिक्यूल कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े ही नहीं होते, वीक वंडरवाल फोर्स से जुड़े होते हैं। और ये किससे जुड़े होते हैं, वीक वंडरवाल फोर्स से। और जब इनमें कोवलेंट बॉन्ड, दो मॉलिक्यूल के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है ही नहीं, तो तोड़ोगे कहां से। ठीक है, तो किस में बचा, बस क्वार्ट्स में। क्वार्ट्स तो जानते हो एटॉमिक सॉलिड। ठीक है, जो एटॉमिक सॉलिड होते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड से क्या कर लेते हैं, 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उन्हें बोलते हैं क्वार्ट्स। ठीक है, तो आंसर कौन हो गया इसका, क्वार्ट्स।